नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे यूपी की बड़ी खबरों की ओर, जहां सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे। उनके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सीएम प्रयागराज में 3 घंटे 10 मिनट तक रहेंगे, जबकि CGI 2 दिवसीय दौरे पर आ पहुंचे हैं। CGI शनिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज दौरे पर है, जहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का वो उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे और शाम 4 बजे चार्टर्ड प्लेन से वापस सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना हो जाएंगे। इस दौरान CGI चंद्रचूड़ भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। चूंकि सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ तकरीबन 3 घंटे तक ही संगम नगरी में मौजूद रहेंगे, लेकिन CGI 2 दिवसीय दौरे पर प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। तो आज योगी आदित्यनाथ प्रयागराज की जनता को सौगात देते हुए नजर आने वाले हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पवन पटेल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ का आज प्रयागराज दौरा प्रस्तावित है। तकरीबन कितने बजे तक सूबे के मुखिया पहुंचने वाले हैं? बिल्कुल मुस्कान, आज उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा है। इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन में राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम में CGI DY चंद्रचूड़ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में होंगे तथा तमाम जो है न्यायाधीश वो भी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि जो कार्यक्रम था वो करीब 4 बजे का रखा गया था, लेकिन अभी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के सभागार में पहुंचेंगे, जहां पर उस कार्यक्रम में वो विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जहां पर राष्ट्रीय रज्जू भैया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह होगा। हालांकि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जो तैयारियां थी वो पूरी की जा चुकी है। ये कयास लगाया जा रहा था कि मुख्यमंत्री प्रयागराज में चल रहे माघ मेले का भ्रमण करेंगे। हालांकि जिस तरीके से इस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन तैयारियों की बात की जाए तो जिला प्रशासन द्वारा वो तैयारियां कर ली गई है कि हो सकता है मुख्यमंत्री माघ मेले का निरीक्षण कर सकते हैं, हो सकता है स्थलीय निरीक्षण करें, क्योंकि आगामी 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होना है और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारियों में जुटी हुई है। लेकिन आज जिस तरीके से कार्यक्रम है तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री माघ मेले का निरीक्षण कर सकते हैं, आला अधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं, लेकिन कार्यक्रम को देखते हुए इस कयास पे कहीं न कहीं अटकलें जो है वो जो है लगाई जा रही है। बिल्कुल पवन, यानी कि कयासों का जो बाजार है वो गर्म है कि सीएम योगी आदित्यनाथ औचक निरीक्षण भी माघ मेले का कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान इस पूरे कार्यक्रम में उनके साथ CGI चंद्रचूड़ भी मौजूद रहेंगे। वो 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। उनके क्या कुछ कार्यक्रम इन 2 दिनों में देखने को मिलेंगे? क्योंकि आज का जो कार्यक्रम है वो राजेंद्र प्रसाद विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह है। 5 बजे के आसपास मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। CGI DY चंद्रचूड़ सिंह भी इस पूरे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जो 2 दिवसीय दौरे पर आए। हालांकि इनके जो आगे के कार्यक्रम है उसकी आधिकारिक तौर से अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि तमाम अन्य कार्यक्रमों में भी वो शामिल होंगे। और आज के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ CGI DY चंद्रचूड़ सिंह भी होंगे। तो निश्चित रूप से आज यहाँ पर कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन द्वारा बीते कल से ही तमाम जो तैयारियां थी वो की गई थी। ये भी कयास लगाया जा रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे के दौरान माघ मेला क्षेत्र का भी निरीक्षण कर सकते हैं, आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर सकते हैं। लेकिन चूंकि कार्यक्रम करीब 2 घंटे का इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन में, ऐसे में ये कहा जा रहा है कि करीब 7 बजे के आसपास मुख्यमंत्री लखनऊ के लिए उड़ान भरेंगे। जी मुस्कान। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद पवन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां IPS अमिताभ यश बने ADG लॉ एंड ऑर्डर यूपी STF के साथ अब वो नई जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी और अहम खबर है, जहां IPS अमिताभ यश बने ADG लॉ एंड ऑर्डर यूपी STF के साथ ये नई जिम्मेदारी भी वो संभालते हुए नजर आने वाले हैं। और इसके साथ ही
डीजी एसटीएफ के साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का भी उन्हें चार्ज मिला है। कानून व्यवस्था का अतिरिक्त प्रभार भी देखेंगे अमिताभ यश। 1996 बैच के आईपीएस अफसर है अमिताभ यश, जिनके ऊपर अब जिम्मेदारियां बढ़ा दी गई हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में अमिताभ यश के ऊपर कई अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। 1996 बैच के आईपीएस अफसर भी हैं अमिताभ यश और अब वो यूपी एसटीएफ के साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की भी जिम्मेदारी संभालेंगे और यूपी एसटीएफ के साथ अब ये नई जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी गई है। डीजी एसटीएफ के साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का भी उन्हें चार्ज मिला है। तो साफ तौर पर कहा जाए कि अब यूपी की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अमिताभ यश को सौंप दी गई है। अमिताभ यश को जिम्मेदारी मिली है और इसके साथ ही 1996 बैच के आईपीएस अफसर है अमिताभ यश। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कलीम फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए, इस रेस में तो बहुत से अफसर आगे चल रहे थे, लेकिन अब यूपी एसटीएफ के साथ अमिताभ यश को नई जिम्मेदारी दी गई है। वो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी संभालेंगे। अमिताभ यश ही क्यों? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से बात है अमिताभ यश के पास, जिस तरह से एसटीएफ का जो चार्ज था, क्योंकि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का जो चार्ज दिया गया, क्योंकि एसटीएफ की जो अभी तक ये जिम्मेदारी संभालते आ रहे थे, वो जिम्मेदारी पे बाखूबी ये खड़े उतर रहे थे। और उसी के बाद अब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की जो एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसको लेकर के आनंद पीयूष गोयल की बात की जाए या फिर रमा शास्त्री जी की बात की जाए, ऐसे कई होनहार अफसर थे, लेकिन उनके बाद इस कड़ी में जो है जिस तरह से अमिताभ यश को ये जिम्मेदारी दी गई है, तो अभी फिलहाल ये अतिरिक्त चार्ज है। और अतिरिक्त चार्ज देने के साथ ही एक देखा ये जा रहा है कि आखिर एसटीएफ के साथ साथ ये लॉ एंड ऑर्डर जो यूपी का है वो कितनी अच्छी तरीके से चला सकते हैं। उसके बाद ही कहीं ना कहीं ये जो स्थायी जो कानून व्यवस्था का चार्ज है वो भी कहीं ना कहीं इनको दिया जाएगा। फिलहाल अभी ये ट्रायल है, ट्रायल के बाद देखा ये जाएगा कि आखिर ये चार्ज इनका स्थायी हो जाता है या फिर कार्यवाहक के रूप में ही अभी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का चार्ज देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन देखिए कलीम, अगर हम गौर करें तो लगातार यूपी को जितने भी बड़े अफसर मिल रहे हैं वो कार्यवाहक के रूप में ही क्यों मिल रहे हैं? कोई परमानेंट अफसर की तैनाती क्यों नहीं की जा रही है किसी बड़े पद पर? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से बात की जाए परमानेंट जो अफसर की, क्योंकि अभी तक जो डीजीपी की बात की जाए, डीजीपी कार्यवाहक के रूप में एक कार्यरत रहा है। क्योंकि अभी तक जो बात की जाए, जैसे पहले जो डीजीपी स्थायी डीजीपी थे मुकुल गोयल, अभी उनका रिटायरमेंट नहीं हुआ। रिटायरमेंट के बाद तो स्थायी डीजीपी दिया जाएगा, लेकिन अभी जो अतिरिक्त चार्ज देने की जो बात कही गई है डीजी लॉ एंड ऑर्डर की, क्योंकि डीजी स्थायी था, लेकिन जब से स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार की बात की जाए, जब से वो डीजी हुए थे, तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का जो चार्ज था वो खाली था और वो चार्ज स्पेशल डीजी के रूप में प्रशांत कुमार देख रहे थे। फिलहाल अब जब से उनको जो यूपी की एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है डीजीपी के रूप में, तो उसके बाद से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की सीट खाली हो गई थी, जिसके रूप में अब जो बात की जाए अमिताभ यश की, तो उनको बैठाला गया है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद करीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। किसान संगठनों ने 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया था। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक भारत बंद का आह्वान किया गया था। एमएसपी की गारंटी के साथ 11 अन्य मांगों को लेकर किसान एक बार फिर से आंदोलन कर रहे हैं। उनके आंदोलन का आज चौथा दिन है। देशव्यापी हड़ताल संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बुलाई गई है, जिसका नाम ग्रामीण भारत बंद दिया गया है। तो ग्रामीण भारत बंद का असर देखने को मिला है। बागपत, औरैया, फिरोजाबाद में यह असर साफ तौर पर देखा गया है और अलग अलग जगहों पर किसानों का प्रदर्शन भी लगातार जारी है। आज का प्रोग्राम हमारा जो पंजाब के हरियाणा के किसान बॉर्डर पर रोके जा रहे हैं, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और गोलियां चलाई जा रही हैं और किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। उसके समर्थन में हम लोग भी हैं, आ चुके हैं। हमारा भारतीय किसान यूनियन संगठन टिकैत साहब का निर्देश हो चुका है कि अगर सरकार कोई ज्यादती करती है तो हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे, क्योंकि भारत का किसान कहीं भी अगर परेशान है, वो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड या पश्चिम बंगाल तक या बिहार या झारखंड, किसी भी स्टेट में, भारत संघ में अगर कहीं भी किसी किसान का उत्पीड़न होता है तो भारतीय किसान यूनियन उसके साथ है। जब से बीजेपी से गठबंधन दिल्ली बॉर्डर की ओर बढ़ रहे थे एमएसपी की गारंटी के लिए, एमएसपी की मांग के लिए बढ़ रहे थे दिल्ली की ओर, तो वहाँ पर प्रशासन मतलब जो सरकार द्वारा उनके ऊपर बर्बरतापूर्वक आंसू गैस और हथगोले और क्या नाम करके आपकी जो प्लास्टिक की गोलियाँ बरसाई गई हैं, उसके विरोध में आज संयुक्त मोर्चा की ओर से भारत बंद का आह्वान किया गया है। इसके बाद हम लोगों की आगे की और रणनीति बनेगी। यदि ये अत्याचार होंगे तो किसान
आह्वान किया है, जिसमें ये हरियाणा और पंजाब के किसान एमएसपी को लेकर ये जो दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं, जो सरकार उनके साथ अत्याचार कर रही है, उनके ऊपर गोले बरसा रही है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले, फाटर कैनन, उनके ऊपर जो अत्याचार किया है, उसको लेकर आज हम लोग भारत बंद के लिए आह्वान किया है, जिसमें एमएसपी का दाम निर्धारित किया जाए। क्या है एमएसपी में? एमएसपी में ये है, जैसे कोई किसान, कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी कंपनी है अपना उत्पादन बनाती है तो उसका रेट स्वयं निर्धारित कर दी, लेकिन किसान एक ऐसा है जो 140 करोड़ देशवासियों को भोजन कराने की पूरी व्यवस्था करता है, रात दिन। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ राहुल गांधी 17 फरवरी को यूपी के वाराणसी में रोड शो निकालेंगे। इस दौरान राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और इस रोड शो में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के शामिल होने की भी संभावना है और राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी के रोड शो में शामिल होने के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। इसको आगामी लोकसभा के मद्देनजर बहुत बड़ा और खास माना जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र इस वक्त वाराणसी से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए शैलेंद्र, आज देर शाम तक राहुल गांधी की ये यात्रा चंदौली के जरिए यूपी में तो एंटर कर जाएगी, लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में राहुल गांधी एक बड़ा संदेश देते हुए नजर आएंगे, जनसभा करेंगे। इस दौरान तमाम नेता भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। बताते चले कि जिस तरीके का जो राहुल गांधी का जो दौरा है वो अपने आप में एक अहम है। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में राहुल गांधी यहाँ पे जान फूकेंगे कांग्रेसियों के अंदर। क्योंकि जिस तरीके से ये लगातार पदयात्रा करते आए, इससे पूर्व में भी किया है, तो उसका तो रिजल्ट कोई बहुत बेहतर नहीं निकला। मगर जो कांग्रेस कार्यकर्ता जो है उनके अंदर दमखम भरने का पूरा कार्य रहेगा इनका। अब चूंकि आचार संहिता भी लगभग पास में है और लगने वाली है, फरवरी लास्ट और मार्च फर्स्ट वीक तक लगभग संभावित है कि लग जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री का जो दौरा है वाराणसी दौरा, इसके बाद लग जाएगा। विपक्षियों को भी इस चीज का एक खासा एहसास है। मगर जो राहुल गांधी की जो यात्रा जो है, इस यात्रा का अब कितना लाभ मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि यात्रा का लाभ कितना मिलेगा ये तो फिलहाल वक्त बताएगा, लेकिन कल जब राहुल गांधी वाराणसी में मौजूद रहेंगे तो क्या उनके साथ अखिलेश यादव भी नजर आने वाले हैं? जी, आवाज पहुंच रही है आपको मेरी? मैं अपनी टीम से बोलूंगी शैलेंद्र जी से दोबारा संपर्क स्थापित किया जाए, क्योंकि कल राहुल गांधी वाराणसी में हुंकार भरने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कल राहुल गांधी काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। 12 किलोमीटर तक वो यात्रा करेंगे और इस यात्रा के दौरान जनसभा को वो संबोधित भी करने वाले हैं। अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश करती हुई कांग्रेस अब नजर आएगी और यूपी जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल वाराणसी में पूरे जोर शोर से कांग्रेसियों में जोश भरने का काम करेगी। बड़ी खबर वाराणसी से है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि यूपी की सभी 80 सीटें एनडीए जीतने वाली है, जनता का आशीर्वाद बीजेपी के साथ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साफ तौर पर विपक्षियों को संदेश दिया है कि यूपी की सभी 80 सीटों पर बीजेपी और उनके सहयोगी दल यानी कि एनडीए मिलकर जीतने वाले हैं, जनता का आशीर्वाद बीजेपी के साथ और रायबरेली की सीट भी बीजेपी जीतेगी। ये ब्रजेश पाठक की तरफ से बड़ी बात कही गई है और चूंकि बीते दिनों ही सोनिया गांधी ने एक इमोशनल भावपूर्ण पत्र जारी किया था रायबरेली की जनता के लिए, उन्होंने आशीर्वाद मांगा था, साथ मांगा था, लेकिन इसी बीच जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि रायबरेली की भी सीट बीजेपी जीतने वाली है। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से आज बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि यूपी की सभी 80 सीटें एनडीए जीतने वाली है। इसके साथ ही कहा कि रायबरेली की सीट भी अब बीजेपी के पास आने वाली है। तो कल जब राहुल गांधी वाराणसी में
जोर आजमाइश करते हुए नजर आएंगे, अपना जनाधार बढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो उससे ठीक एक दिन पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि रायबरेली की भी सीट एनडीए जीतने वाली है। इसके साथ यूपी की हर एक सीट बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के पास आने वाली है। शैलेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, देखिए, यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का दावा ब्रजेश पाठक ने किया है और कहा है कि रायबरेली की सीट भी एनडीए जीतने वाली है। अभी कल राहुल गांधी की यात्रा वाराणसी में एंटर होने वाली है, उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद होंगी। ये क्या बयान, इनके जो बयान है ब्रजेश पाठक के, क्या मायने निकाले जाए इसके? देखिए, आपसे बताते चले, चूंकि राहुल गांधी की जो यहाँ पे जो यात्रा है, इस यात्रा को लेकर चूंकि नेशनल पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, और इसके साथ साथ यहाँ पे उनको रीजनल की पार्टी के समर्थन मिल रहे हैं इस समय, और चूंकि समाजवादी पार्टी और इसके साथ साथ पल्लवी पटेल भी जो है यहाँ पे इनके साथ मौजूद रहेंगी, तो सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात यहाँ पे ये निकल के आती है कि कहीं पे अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को और कमजोर करने के लिए बयानबाजी का सहारा लिया जाता है, और ऐसे सहारा जो लिए जाते हैं वो एक अहम मुद्दे होते हैं, उसमें बयान जो होते हैं वो एक मायने रखते हैं। और ऐसे में सत्ता पक्ष ने यदि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ये बयान देते हैं तो वो कहीं ना कहीं से एक डिबेट का विषय बन सकता है, जिसमें चर्चाएं जो होती हैं, एक जनमानस में जो है एक संदेश जाता है उसमें, तो समर्थक जो है अपने नेता को सुनना चाहते हैं कि हमारे नेता क्या बोल रहे हैं। तो हर एक नेता अपने वोटर्स को रिझाने के लिए और अपने पक्ष में लाने के लिए तो तमाम तरीके की बयानबाजी और आत्मविश्वास मजबूत करने का कार्य करती है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद शैलेंद्र इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से 17 और 18 फरवरी को पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में किया जाएगा। कुल 60,244 पदों पर कई अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ऐसे में पुलिस भर्ती परीक्षा को सकुशल संपन्न कराना प्रशासन और सरकार के लिए बड़ी जिम्मेदारी है। वहीं परीक्षा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों के आंखों की स्कैनिंग करने के बाद ही उन्हें एंट्री मिलेगी। अगली खबर सीतापुर से है, जहां कलयुगी पिता ने पत्नी समेत बेटे का कत्ल कर दिया है। तो ये खबर है सीतापुर से, जहां धारदार हथियार से डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया है। धारदार हथियार से काटकर डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। थाना इलामिया सुल्तानपुर इलाके का ये पूरा मामला बताया गया है। खबर सुल्तानपुर से है, जहां पुलिस ने फिलहाल डबल मर्डर के आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना इलामिया सुल्तानपुर इलाके का ये पूरा मामला बता दिया गया है, जहां कलयुगी पिता ने पत्नी समेत बेटे का कत्ल किया है। तो कलयुगी पिता ने अपनी ही पत्नी और बेटे का कत्ल किया है। डबल मर्डर के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। इमलिया सुल्तानपुर के अंतर्गत ग्राम पकड़िया से आज पुलिस को यह जानकारी प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम प्रदीप गिरी है, इसने घरेलू कलह में कल अपनी पत्नी जिसका नाम भूरा देवी, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, तथा अपने पुत्र आशु जिसकी उम्र लगभग 3 वर्ष है, इनके ऊपर किसी धारदार हथियार से वार किया तथा वार करने के पश्चात इलाज के लिए इनको लखनऊ स्वयं ही ले गया, जहां इलाज के दौरान इन दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा लखनऊ में इनका पोस्टमार्टम पंचनामा की कार्रवाई कराई जा रही है। उचित धाराओं में इनके ऊपर अभियोग पंजीकृत करते हुए प्रदीप गिरी को हिरासत में ले लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मोहित इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहित, देखिए, कलयुगी पिता ने पत्नी समेत अपने ही बेटे का कत्ल किया है, इसके पीछे की वजह क्या है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि इसमें जो मामला जो है ये सीतापुर के इमलिया थाना क्षेत्र का है, जहां इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर ये परिवार में आपसी कलह लगी रहती थी, जिसको लेकर कल जब विवाद ज्यादा बढ़ा तो इस व्यक्ति ने अपने बच्चे और अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से प्रहार कर दिया। जब ये ज्यादा घायल हो गए तो ये खुद ही इनको लेके लखनऊ चला जाता है उनको इलाज कराने के लिए, जहां पर इलाज के दौरान दोनों की मौत हो जाती है। जब इसकी जानकारी पुलिस को लगती है तो पुलिस इनके शव को कब्जे में लेकर इनका पोस्टमार्टम करने देती है और इसको मौके पर गिरफ्तार भी कर लिया है। जी बिल्कुल, धन्यवाद मोहित इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो
लखनऊ में होने वाली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर सेवानिवृत्त अधिकारियों और वरिष्ठ शिक्षाविदों के साथ एक अहम बैठक की है। मुख्यमंत्री ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 12, भारतीय पुलिस सेवा के 4 और भारतीय वन सेवा के 7 रिटायर्ड अधिकारियों के अलावा 19 शिक्षाविदों के साथ 42 सदस्यीय टीम गठित की है। 19 से 21 फरवरी तक होने वाले इस सेरेमनी से पहले 17 और 18 फरवरी को ये टीमें अलग अलग यूनिवर्सिटी और महाविद्यालयों में युवाओं से संवाद कर नौकरी, रोजगार और सेवा योजना से जुड़ी उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगी। साथ ही जेबीसी 4.0 के संबंध में उन्हें जागरूक करने का भी काम किया जाएगा। गौरतलब है कि जेबीसी 4.0 में 10 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने लखनऊ पहुंचेंगे। वहीं दुनिया के अलग अलग देशों के राजदूत भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व के निघासन वन रेंज के भौका गांव में गन्ने के खेतों में तेंदुए के 2 शावकों ने जन्म दिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी तो वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर खेत के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikas production.gfx@